हेलो गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद और आज के मेरे इस पॉडकास्ट के अंदर जो चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आज मैं थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताऊंगा इस पॉडकास्ट के अंदर कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ है और किस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट फील्ड होती है और किस तरह से आप इसको सीख सकते हो। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सी बात की जाएगी, चीज़ों को एक जनरल वे के अंदर समझने की कोशिश की जाएगी। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वही लोग करते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर काम कर रहे होते हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर काम कर रहे होते हैं। उनकी ये सोच, उनका ये थॉट बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन किसी ना किसी शक्ल में जब हम अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ को मैनेज कर रहे होते हैं तो वो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के उन असूलों के तहत ही अच्छे तरीके से मैनेज की जा सकती है जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज़ अपने कंपनी के स्ट्रक्चर को, कंपनी के कामों को मैनेज करने के लिए अप्लाई करती हैं। बस इसमें से थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से इन चीज़ों को समझा जाए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली अगर इसको आम तरीके से डिफ़ाइन किया जाए तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं कि आपके पास आपको कोई टास्क दे दिया जाए, उस टास्क को आपने एग्जीक्यूट करना है कामयाबी के साथ। तो उसके अंदर आप किस तरह से उस टास्क को समझते हैं, किस तरह से उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक प्रोसेस डेवलप करते हैं। उसके दौरान आप क्या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से स्किल्ड वर्कर यूज़ कर रहे हैं, क्या प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, क्या नॉलेज यूज़ कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आप कामयाबी के साथ जब कोई भी काम करते हैं तो इस काम को हम कहते हैं, इस तरह से इस सारे प्रोसेस को कहा जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और अगर मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात की जाए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझने के लिए, तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को 5 डिफरेंट फेजेस के अंदर डिवाइड करती है। अगर हम भी यहाँ पे 5 फेजेस के अंदर इसको डिवाइड करें, किसी भी काम को करने के शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट करने के पूरे प्रोसेस को 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हमें भी ये समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहला जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिवीजन का एक प्रोसेस है, उसको 5 डिफरेंट प्रोसेस ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला आपका फेज आता है इनिशिएट फेज, दूसरा फेज आपका आता है प्लानिंग फेज, थर्ड फेज इज एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन फेज, फोर्थ फेज इज मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज एंड द फिफ्थ एंड लास्ट वन इज क्लोजिंग फेज। जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं उसके शुरू के अंदर कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, शुरू के अंदर आपको कोई काम करने होते हैं तो उन सारे कामों को, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमने लेट्स से कोई रोड जो है उसका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर पहला प्रोसेस ग्रुप आता है उसको हम कहते हैं इनिशिएट फेज। तो इनिशिएट फेज के अंदर इस रोड के बारे में फिजिबिलिटी तैयार की जाएगी, इस रोड का एक बेसिक डिज़ाइन तैयार किया जाएगा, इसका एक इंजीनियरिंग एस्टीमेट तैयार किया जाएगा कि इसके ऊपर कितने पैसे आएंगे, डिज़ाइन की टेक्निकल इश्यूज क्या हैं, रिस्क, पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं। तो उसके सारा डाटा इकट्ठा करके आप अपने प्रोजेक्ट की एक कॉस्ट जो है वो निकालते हो, जिसको हम इंजीनियरिंग एस्टीमेट कहते हैं। और इनिशिएट फेज के अंदर फिर आप जाते हो मार्केट के अंदर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके, जी हमने ये रोड कंस्ट्रक्ट करवाना है, इस रोड के ऊपर इतनी एस्टिमेटेड कॉस्ट है, तो आप उसमें बिड करते हो। कोई एक सर्विस कंपनी जो है वो आप बिडिंग के थ्रू उसको हायर कर लेते हो और फिर आपका अगला प्रोसेस शुरू होता है जिसको हम कहते हैं प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज के अंदर जो आपने काम करना होता है, जो भी प्रैक्टिकली आपने एग्जीक्यूट करना होता है, जो एग्जीक्यूशन फेज के अंदर जाके करेंगे, तो इससे पहले कि आप उस काम को एग्जीक्यूट करें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमें डिक्टेट करती है, हमें एक स्टैंडर्ड बताती है कि आपने इससे पहले कि आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली स्टार्ट करें, आप उस चीज़ की प्लानिंग कर लें। जैसे हम कोई भी काम करते हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर, तो उस काम को करने से पहले हम उस चीज़ के बारे में प्लान तैयार करते हैं कि हमने लेट्स से किसी दूसरे सिटी के अंदर जाना है, किसी दूसरे दोस्त की वेडिंग के अंदर जाना है, या किसी भी और तरह से कोई हमारा प्लान होता है जो हमारा एक इंडिविजुअल लाइफ से जिसका ताल्लुक होता है, तो उसको हम पहले प्लान करते हैं अपने माइंड के अंदर। तो बिल्कुल इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी क्या होता है कि आपने प्रॉपर प्लानिंग जो होती है वो डॉक्यूमेंट करनी होती है। वो प्लानिंग बिल्कुल उसी तरह से होती है जिस तरह से आप इंडिविजुअल लाइफ के अंदर किसी भी इवेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। लेट्स से आपने किसी दूसरे सिटी का विजिट करना है, तो इसके अंदर आपकी सबसे पहला फैक्टर आ जाएगा कि आपको कितना टाइम लगेगा आने जाने में, वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, आप काम क्या करने जा रहे हैं, इस पूरे काम को अगर आप एक दूसरे सिटी में जाते हैं तो आपके कितने पैसे लगेंगे, आप कौन सी गाड़ी यूज़ करेंगे दूसरे शहर में जाने के लिए,
ठीक है, और फिर वहाँ पे जाके आप स्टे कहाँ पे करेंगे, खाना कहाँ से खाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंडिविजुअल लाइफ के अंदर हम खुद मैनेज कर रहे होते हैं। कंपनीज़ के अंदर जब प्रोजेक्ट की बात की जाए तो वो प्रोजेक्ट्स भी इसी तरह से मैनेज किए जाते हैं। जो भी आपने अब रोड जो बनाना है जिसके बारे में बिल्डिंग हो चुकी है, अब आप उसकी प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमें डिफरेंट नॉलेज एरियाज बताती है कि प्लानिंग फेज में हमने क्या क्या करना है। हमने प्लानिंग फेज के अंदर अपने प्रोजेक्ट की स्कोप मैनेजमेंट तैयार करनी होती है, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ये सारी मैनेजमेंट्स को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं, इसके स्टैंडर्ड्स को पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल दीज एरियाज व्हाइल डूइंग प्लानिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट। सबसे पहले स्कोप मैनेजमेंट क्या होती है, जो भी आपने काम करना है रोड, उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें करेंगे, ये हमारे पास इनिशिएट फेज के थ्रू जब बिडिंग होती है तो उस बिडिंग के थ्रू हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ड्राइंग्स आ जाती हैं, BOQ बिल ऑफ क्वांटिटी आ जाता है। उस सारे डाटा को प्रोसेस करके कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट के प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। और स्कोप ऑफ वर्क का मतलब ये होता है कि आपने जो काम भी डिलीवर करना है, जिन कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस के तहत डिलीवर करना है, उस सारे काम को आप प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लिख लेते हो। इस प्रॉपर स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने डिलीवर करने वाले काम को लिखने के अमल को कहते हैं स्कोप मैनेजमेंट। इसी के साथ आपकी बाद में शुरू होती है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आपने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना होता है कि आपका प्रोजेक्ट कितने टाइम के अंदर डिलीवर किया जाएगा। आप उसकी चीज़ के बारे में सारी एक्टिविटीज़ को एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, उसके अंदर लोड करते हो, उन एक्टिविटीज़ की आपस में डिपेंडेंसीज को शो करते हो, और ये आपकी टाइम मैनेजमेंट क्रिटिकल पाथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मेथडोलॉजी है जो आप डेवलप करते हो। अगर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी फीचर्स होते हैं। तो क्रिटिकल पाथ आपके पूरे प्रोजेक्ट की टाइम लाइन को डिक्टेट कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। अब क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है? अमेरिकन नेवी ने जब मैन्युफैक्चरिंग और अपने डिफेंस के इक्विपमेंट को तैयार करना शुरू किया 1950s के अराउंड, तो उन्होंने वहाँ पे एक मेथडोलॉजी जो है वो डेवलप की गई जिसको हम PERT कहते हैं, और उसी के साथ CPM कंट्रोल क्रिटिकल पाथ मेथड, ताकि आप इस मेथडोलॉजी के तहत अपने प्रोजेक्ट के टाइम को कंस्ट्रेन कर सकें कि जितने टाइम के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करना चाहते हैं, अगर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आपको कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उस क्रिटिकल पाथ मेथड से आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर उन डिलेज का क्या इम्पैक्ट होगा, आपका प्रोजेक्ट मैक्सिमम कितना डिले हो सकता है। तो क्रिटिकल पाथ मेथड की वजह से हम टाइम मैनेजमेंट के अंदर एक क्रिटिकल पाथ मेथड डेवलप करते हैं और अपने प्रोजेक्ट की टाइम मैनेजमेंट उसे कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ हमने जो भी काम करने होते हैं, जो भी चीज़ें हम स्कोप मैनेजमेंट के अंदर लिख चुके हैं, हमने ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, एक्सकवेशन भी करनी है, कंपैक्शन भी करनी है, वेल्डिंग भी करनी है, पाइप जॉइंट्स भी करने हैं, इन सारे कामों के लिए कोई ना कोई रेट एलोकेट कर दिया जाता है। क्योंकि BOQ एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जितने भी काम होते हैं आपने जो भी स्कोप मैनेजमेंट के तहत अपने प्रोजेक्ट के अंदर एग्जीक्यूट करने हैं, इन सारे कामों के क्वांटम ऑफ वर्क जो भी आपने वहाँ पे BOQ के अंदर मेंशन किया होता है, उस BOQ के एक यूनिट का रेट जो है उसका एक रेट होता है एक यूनिट का, और उससे आप कॉस्टिंग कर रहे होते हो। तो इस कॉस्ट को लोड करने के बाद इसको हम कहते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। अब इस कॉस्ट के पीछे जो भी पैसे आप यूटिलाइज कर रहे हैं अपने रोड को डिलीवर करने के लिए, कोई भी काम कर रहे हैं, लेट्स से आप एक्सकवेशन कर रहे हैं, तो उस एक्सकवेशन के एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए आप कितनी लेबर यूज़ कर रहे हैं, कितना मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कितनी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, इस सारे चीज़ के एनालिसिस को वो कितने कितने टाइम के अंदर कितना काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटीज़ क्या है, उनके मैन आवर्स क्या हैं। जब आप इन चीज़ों के साथ डील करते हो और अपने प्लान के अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन को भी इनकॉर्पोरेट करते हो, उसको हम कहते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट के बाद हम आते हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट क्या होती है? आपके प्रोजेक्ट का सबसे पहले डिज़ाइन तैयार किया जाता है, उसके बाद उससे क्वांटिटीज़ को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उन क्वांटिटीज़ की बेस पे आपको पता चलता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी मटेरियल आपको रिक्वायर है, उस मटेरियल को एक स्मूथ करना, मटेरियल की सप्लाई को अपने प्रोजेक्ट साइट के ऊपर, उसका प्रॉपर एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट के बाद रिस्क मैनेजमेंट।
और क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि आप जो भी एग्जीक्यूशन के दौरान काम करेंगे उस काम का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है, उसकी क्वालिटी चेक करनी होती है, उसके प्रोसेस को आपने अप्रूव करवाना होता है कि कल को एग्जीक्यूशन फेज के अंदर कंट्रैक्टर जो भी काम करता है तो किन प्रोसेस एंड प्रोसीजर एंड पॉलिसीज के तहत उन चीज़ों के टेस्ट होंगे, उन चीज़ों की क्वालिटी को टेस्ट किया जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? आप रिस्क मैनेजमेंट के अंदर इस चीज़ का एनालाइज करते हो कि लेट से आप ये रोड तो बना रहे हो, लेकिन हो सकता है इस रोड को बनाने के दौरान कभी वेदर ख़राब हो सकता है, बारिशें हो सकती हैं, फ्लड आ सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, पॉलिटिकल स्ट्राइक्स हो सकती हैं, मटेरियल की शॉर्टेज हो सकती है, आपका जो रेट है, आपके डॉलर का रेट है, जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो इफेक्ट हो सकती हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के टाइम पे जिनका आइडिया नहीं होता। तो इन चीज़ों को कॉप अप करने के लिए भी रिस्क मैनेजमेंट का सहारा लिया जाता है। और इसके बाद आती है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो आपने किस तरह से कम्युनिकेट करना है, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट तरह की पार्टीज होती हैं, क्लाइंट, कंसल्टेंट एंड कंट्रैक्टर। इनके दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होगी, रिपोर्टिंग कैसे होगी, एंड देन देयर इज़ अ स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर का मतलब ये है कि जो आपके क्लाइंट है, कंसल्टेंट है और कंट्रैक्टर है, ये तीनों जो आपके मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, इनके दरमियान कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, कहाँ पे किसने कौन सा रोल अदा करना है प्रोजेक्ट के गुड फेथ और बेनिफिट्स के लिए। और फिर एक और मैनेजमेंट है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं अर्ज कर रहा था कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर टाइम मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट, ये तीन चीज़ें बेसिक आपके प्रोजेक्ट के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको इंटीग्रेट किया जाता है, एक दूसरे के साथ लिंकअप कर दिया जाता है, जैसे टाइम को स्कोप और स्कोप के साथ कॉस्ट और कॉस्ट के साथ रिसोर्सेज। ये चारों चीज़ें आप आपस में इंटीग्रेट होती हैं। अगर आप टाइम को कम करेंगे तो इसका इम्पैक्ट कॉस्ट के ऊपर भी पड़ेगा, रिसोर्सेज के ऊपर भी पड़ेगा और स्कोप के ऊपर भी पड़ेगा। किसी एक चीज़ को कम ज़्यादा करने से दूसरी चीज़ के ऊपर, दूसरी सारी चीज़ों के ऊपर जो फ़र्क पड़ता है, इस तरह के आपस में लिंकेज को हम कहते हैं इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, जिसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जितने भी नॉलेज एरियाज होते हैं, जितने भी ये आपके मैंने अभी थोड़ी देर पहले जितने 8-9 तरह के नॉलेज एरियाज का तस्करा किया, इनको इकट्ठा कर लिया जाता है लॉजिक के तहत। तो ये आपका होता है प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज के अंदर आप क्या करते हो, इन सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेते हो। इसके लिए आप डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हो, एक्सेल यूज़ कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हो, प्राइमरा P6 यूज़ कर सकते हो, डेल टेक कोबरा यूज़ कर सकते हो। अपनी अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। इस सेकेंड फेज के बाद आपका अगला फेज स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज के अंदर क्या होता है कि आप अपने साइट से, अभी तक आप क्या कर रहे थे, डिज़ाइन तैयार कर रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे, इनिशिएट फेज के अंदर एक कंट्रैक्टर को ढूंढा, प्लानिंग फेज के अंदर वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट की। अब एग्जीक्यूशन फेज के अंदर आप क्या करेंगे, जो भी रिसोर्सेज आपको साइट के ऊपर चाहिए वो सारे रिसोर्सेज आप मोबिलाइज कर लेते हो साइट के ऊपर, और एक प्रैक्टिकल तरीके से काम स्टार्ट हो जाता है। आपके रोड के अंदर जो जो काम आपने करवाने हैं वो स्टैंडर्ड के मुताबिक आप करना शुरू कर देते हो। अब जैसे जैसे आप काम करते जाते हो, आपके ऊपर एक कंसल्टेंट होता है, वो कंसल्टेंट उन कामों के स्टैंडर्ड के मुताबिक टेस्ट लगाता है और उन कामों के अप्रूवल्स देता है। वर्क डन अप्रूवल जिसे कहते हैं, उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है। QA QC की टीम होती है, वो इस चीज़ की कंट्रोल क्वालिटी को जो है वो चेकआउट करती है। और एग्जीक्यूशन फेज के दौरान एक और काम भी किया जाता है। साइट के ऊपर जो हमारी टीम्स डिप्लॉय होती हैं, वो हमारा डेली का वर्क डन जो होता है वो रिकॉर्ड कर रही होती हैं, और प्लानिंग इंजीनियर या जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोग हैं उनको डिलीवर कर रहे होते हैं कि आज हमने इतना काम किया। तो इसको हम कहते हैं साइट वर्क मॉनिटरिंग। साइट वर्क के टेम्पलेट्स होते हैं, वो भी प्लानिंग इंजीनियर प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके जितना डेली का काम हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कितने का हो रहा है, कितने टाइम के अंदर हो रहा है, ये सारी चीज़ें साइट से रिकॉर्ड करके प्लानिंग टीम को फॉरवर्ड की जाती हैं, और इसे हम कहते हैं एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज जैसे ही स्टार्ट होती है वैसे ही हमारा मॉनिटरिंग फेज भी स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज।
मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज के अंदर क्या होता है कि आप जो भी एग्जीक्यूशन के दौरान काम हो रहा है उस काम को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं और उसके बारे में जो भी रिपोर्ट्स आप प्लानिंग इंजीनियर को भेज रहे हैं, प्लानिंग इंजीनियर उस रॉ डाटा को रिफाइन करके अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इनपुट देता है और उससे अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट बेस्ड रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, जिससे आपको ग्राफिकल रिपोर्ट्स मिलती हैं, जिससे आपको डाटा शीट्स मिलती हैं, जिससे आपको डिफरेंट तरह के कैश फ्लोज मिलते हैं, कंपैरिजन रिपोर्ट्स मिलती हैं और ये सारी रिपोर्ट्स क्या बता रही होती हैं आपके प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस। इस दौरान प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौरान KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ये चंद एक इंडिकेटर्स होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट की टाइम के लिहाज से डिफरेंट तरह से प्रोग्रेस दे रहे होते हैं, कॉस्ट के लिहाज से प्रोग्रेस दे रहे होते हैं, कुछ रेशियोज होती हैं, कुछ वेरिएंस एनालिसिस होते हैं, कुछ फोरकास्टिंग एनालिसिस होते हैं। तो ये आपके KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का एक डैशबोर्ड बना दिया जाता है। इस डैशबोर्ड से आपको एक इंडिकेशन मिलती है कि आपका प्रोजेक्ट टाइम के लिहाज से किस लेवल पे है, आप कॉस्ट के लिहाज से आप कहाँ पे खड़े हैं और रिसोर्सेज के लिहाज से आप कहाँ पे खड़े हैं। फोरकास्टिंग यानी कि प्रिडिक्शन, यानी कि आपके प्रोजेक्ट की करंट परफॉर्मेंस को देखते हुए प्रोजेक्ट के जो फ्यूचरिस्टिक स्टैटिस्टिक्स हैं उनको कैसे यानी कि विजुलाइज किया जाए, वो सारी चीज़ें KPI डैशबोर्ड के अंदर होती हैं। मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज के साथ साथ फिर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिवाइज प्लान भी तैयार करते हो, अपने प्रोजेक्ट की कंपैटिबिलिटी के साथ एग्जीक्यूशन कोर्स लाइन के साथ साथ आप उसके रिकवरी प्लान भी तैयार करते हो, जहाँ पे आप डिफरेंट तरह की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स भी अप्लाई करते हो। कहीं पे आपको अपने प्रोजेक्ट का जो टाइम लाइन है वो कंप्रेस करने की ज़रूरत पड़ जाती है और वहाँ पे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं जिसको हम कहते हैं शेड्यूल कंप्रेशन टेक्निक्स, जिसमें फास्ट ट्रैकिंग है, क्रैशिंग है, वो अप्लाई करते हो। और इसी तरह से फिर आपका क्लोजिंग फेज आ जाता है। क्लोजिंग फेज के अंदर आपने क्या करना होता है, अपने प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करना होता है, अपने प्रोजेक्ट के डिले इम्पैक्ट्स को देखना होता है। अगर आपका प्रोजेक्ट डिले हो गया, थोड़ा सा अभी कंप्लीशन डेट को एक्सीड कर गया, तो उसके लिए EOT डिमांड करते हैं, उसके लिए प्रॉपर डिले एनालिसिस होता है और फिर रिकवरी प्लान तैयार किया जाता है। उसके तहत आपको टाइम दिया जाता है और फिर क्लोजिंग फेज के अंदर, जो कि ये तो आपका भी प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर क्लोजिंग फेज से के अंदर आप प्रोजेक्ट अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके अंदर आप प्रोजेक्ट के हैंड ओवर डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हो, प्रॉपर सब्सटेंशियल डेट्स प्रोवाइड करते हो, प्रोजेक्ट एज बिल्ट प्लान प्रोवाइड करते हो और इसके साथ साथ जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोट किया गया था कि क्लोजिंग के अंदर आपने और किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि आपके ऊपर होंगी, वो सारी चीज़ें आपने एक अच्छे तरीके से फॉलो करनी होती हैं। तो ये थी हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ एक साइकिल शेयर किया, इनिशिएट फेज, प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन फेज, मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज एंड देन क्लोजिंग फेज। आपने एक गौर करना है कि हम दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ बना रहे हो, इंजीनियरिंग सेक्टर की बात कर लें तो कोई भी चीज़ बना रहे हो, चाहे हम रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, हवाई जहाज़ बना रहे हैं, पाइपलाइन बना रहे हैं, या फिर हमारे मैकेनिकल फैब्रिकेशन, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स हैं, डैम प्रोजेक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग के काम हैं, किसी भी तरह की चीज़ है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें सेम टेक्निक के साथ अप्लाई की जाती हैं। थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं, वो इंडस्ट्री की अपनी एक नेचर के हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ों को वेरी किया जाता है, थोड़े से मेथड्स को चेंज कर लिया जाता है अपनी इंडस्ट्री की फ्रेमवर्क को देखते हुए। और लेकिन ये सारी चीज़ें आपको, चाहे आप सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, एक अच्छी पोस्ट के ऊपर जब आप जाके मैनेजरियल रोल को अच्छे तरीके से फुलफिल करना चाहते हैं, चाहे आप कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं, चाहे आप प्लांट मैनेजर हैं, चाहे आप शटडाउन मैनेजर हैं, चाहे आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं, चाहे आप प्लानिंग मैनेजर हैं, कोई भी यानी कि आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, प्रोक्योरमेंट मैनेजर भी हो सकते हैं, तो आपको इन चीज़ों का बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पैराए में आती हैं। ये चीज़ें आपको इस काबिल बना देती हैं कि आप अच्छे तरीके से अपने टास्क को पहले समझें, आइडेंटिफाई करें और फिर एलोकेट करें और सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट करने की तरफ कोशिश करें। दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।